गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हर्षिता दादीच गवर्नमेंट लॉ कॉलेज भीलवाड़ा से। कंपनी लॉ में आज जो टॉपिक हम लेने जा रहे हैं वो है राइट्स एंड लायबिलिटीज़ ऑफ प्रमोटर्स। इससे पहले लेक्चर में हम मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ प्रमोटर्स डिस्कस कर चुके हैं। पहले के लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था कि कंपनी को जब फॉर्म किया जाता है तो वो 3 स्टेजेस में फॉर्म होती है। पहला है प्रमोशन ऑफ कंपनी, सेकंड इज़ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड थर्ड इज़ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो कंपनी का जो प्रवर्तन होता है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। आज हम देखेंगे राइट्स एंड लायबिलिटीज़ ऑफ प्रमोटर्स, प्रवर्तक के क्या अधिकार और क्या दायित्व हैं। सबसे पहले हम देखते हैं राइट्स ऑफ प्रमोटर्स। सबसे पहले जो प्रवर्तक का अधिकार है उसमें हम डिस्कस करते हैं टू रिकवर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। इसका मतलब जो प्रारंभिक व्यय प्रवर्तक ने किए हैं वो प्रारंभिक व्यय प्रवर्तक कंपनी से वसूल करने का अधिकार रखता है। आपको मैं ये बता दूं कि कंपनी का जब तक कमेंसमेंट नहीं होता है, जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, कंपनी अस्तित्व में नहीं आती है। और हमने ये देखा है कि प्रवर्तक का जो काम होता है वो होता है कंपनी की प्लानिंग करना, ठीक है, उसकी फॉर्मेशन से पहले। तो प्रवर्तक कंपनी के रजिस्ट्रेशन से पहले अगर प्रवर्तक ने कोई अपने एक्सपेंसेस किए हैं, खर्ची किए हैं, तो वो कंपनी से रिकवर कर सकता है। लेकिन इसके लिए एक प्रोविज़ो है। क्या प्रोविज़ो है? कि कंपनी से प्रवर्तक वसूली तभी कर पाएगा जब उसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऐसा प्रावधान होगा, ठीक है। अधिकारातीत नहीं होना चाहिए। इट मीन्स इट मस्ट नॉट बी अल्ट्रा वायर्स बियॉन्ड द पार, ठीक है, विद इन द पार होना चाहिए कंपनी के। तो हम कह सकते हैं कि कंपनी ने अगर अपने अंतर नियमों में अगर ये प्रावधान कर रखा है कि जो खर्चे प्रवर्तक के द्वारा किए गए हैं प्रारंभिक अवस्था में वो उसे दे दिए जाएं, तो वो प्रवर्तक वसूल कर सकता है, रिकवरी कर सकता है। लेकिन एक बात और अराइज होती है, अगर मान लीजिए कंपनी ने उसके एक्सपेंसेस का पेमेंट नहीं किया है तो क्या वो वाद दायर कर सकता है न्यायालय में? तो इसका आंसर है नहीं। उसके पास इस प्रकार का कोई अधिकार नहीं है कि वो कोर्ट में जाकर कंपनी से अपने एक्सपेंसेस को क्लेम कर पाए। इससे रिलेटेड एक केस है मिलहेल्डो वर्सेस पोर्टो अल्जियर रेल कंपनी का। तो इस केस में यही हुआ था कि मिलहेल्डो जो था वो प्रवर्तक था कंपनी का और उसने जो एक्सपेंसेस किए थे उसके लिए उसने केस फाइल किया। लेकिन कोर्ट ने ये डिसीज़न दिया कि कंपनी shall not be liable to pay preliminary expenses to promoter, ठीक है। नेक्स्ट राइट है टू रिकवर प्रोपोर्शनेट अमाउंट फ्रॉम को प्रमोटर्स, यानी सह प्रवर्तकों से जो है वो अनुपातिक राशि वसूल करना। क्या होता है, अगर मान लीजिए प्रमोटर्स ने कुछ मिस स्टेटमेंट दे दिया है प्रोस्पेक्टस में, ठीक है, मिथ्या कथन दे दिया है अपने विवरण पत्रिका में, तो उसके अंतर्गत अगर मान लीजिए लायबिलिटी अराइज होती है, मिथ्या कथन होने पर कोई जुर्माना लगाया जाता है प्रवर्तक पे, तो फिर एक जो प्रवर्तक होते हैं वो जॉइंटली और प्रोपोर्शनेटली, ठीक है, संयुक्त रूप से या फिर आनुपातिक रूप से वो क्या होंगे, उसके लिए दायी होंगे। या तो पर्सनली भी हो सकते हैं व्यक्तिगत रूप से, या संयुक्त रूप से वो क्या होंगे, उस जुर्माने के लिए वो उत्तरदायी होंगे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए एक प्रवर्तक फाइन का पेमेंट कर देता है तो वो अपने सह प्रवर्तकों से उस जुर्माने की वसूली कर सकता है। नेक्स्ट राइट है टू रिसीव रेम्यूनरेशन। प्रवर्तक जो होता है वो अपना पारिश्रमिक वसूल करने का अधिकार रखता है।
ठीक है। अब वो किस तरीके से हो सकता है, वो डिविडेंड के फॉर्म में हो सकता है, वो किसी काइंड के फॉर्म में हो सकता है, कैश के फॉर्म में हो सकता है। तो ये रेम्यूनरेशन लेने का अधिकार जो प्रवर्तक का है वो कंपनी के रजिस्ट्रेशन जब हो जाता है तो वो अपना रेम्यूनरेशन कंपनी से ले सकता है। तो ये 3 तरीके के अधिकार हमने डिस्कस किए हैं प्रमोटर्स के। अब हम आते हैं लाइबिलिटीज़ ऑफ प्रमोटर्स। लाइबिलिटीज़ जो हैं सबसे पहले डिस्कस करते हैं लाइबिलिटी टू अकाउंट इन प्रॉफिट्स। ठीक है, अगर कोई गुप्त लाभ लेता है प्रवर्तक तो उसका दायित्व होता है कि वो उन प्रॉफिट्स को कंपनी को शो करे। प्रवर्तक जब हमने प्रमोटर की डेफिनेशन देखी थी तो हमने डिस्कस किया था कि प्रमोटर जो होता है वो प्रोस्पेक्टस में पूरी इन्फॉर्मेशन देता है, साथ में एनुअल रिटर्न्स भी उसको देना होता है और कंपनी को पूरा अपना प्रॉपर्टी का उसको इन्फॉर्मेशन, पूरी प्रॉपर्टी की इन्फॉर्मेशन उसे देनी होती है। तो कोई भी सीक्रेट प्रॉफिट वो नहीं रख सकता है। ठीक है, ये लाइबिलिटी होती है प्रमोटर की कि वो सारे जो भी अकाउंट्स हैं अपने प्रॉफिट के वो सारे कंपनी को शो करें। नेक्स्ट, पर्सनल लाइबिलिटी। पर्सनल लाइबिलिटी कब आती है? फ्रॉडुलेंट एक्ट्स में। अगर मान लीजिए प्रमोटर कोई फ्रॉडुलेंट एक्ट करता है, कोई डिसऑनेस्ट एक्ट करता है, तो उस केस में जो प्रमोटर होता है वो पर्सनली लाइबल होगा। नेक्स्ट लाइबिलिटी है लाइबिलिटी ऑफ द मिस स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस। अभी हमने देखा था कि अगर मान लीजिए कोई मिथ्या कथन विवरण पत्रिका में कर दिया जाता है प्रवर्तक के द्वारा कि फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी जा रही है कंपनी के बारे में जानबूझ के, तो उसके लिए प्रमोटर जो होता है वो सेक्शन 34 में लाइबल होता है और इसके लिए उसके ऊपर क्या लगाया जाता है? 10 साल तक की उसको सज़ा हो सकती है या फिर जो भी फाइन है वो जो कि 3 टाइम्स तक हो सकता है, जो भी उसने उससे प्रॉफिट अर्न किया है उसका। ठीक है, नेक्स्ट जो उसकी लाइबिलिटी है वो है लाइबिलिटी एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। अगर मान लीजिए जब कंपनी का समापन हो रहा है, परिसमापन, उस समय पता लगता है कि प्रवर्तक ने ये फैक्ट छुपाया था और उसकी वजह से कंपनी को लॉस हुआ है, तो फिर कंपनी जो है वो प्रमोटर को उस लॉस के लिए लाइबल ठहरा सकती है। ठीक है, तो फिर या तो अमाउंट उसने प्रवर्तक ने कुछ अमाउंट जो भी लॉस हुआ है उसके ऊपर लाइबिलिटी आएगी, या अगर मान लीजिए कोई उसने प्रॉपर्टी कंपनी के नाम पर ली थी और कंपनी को शो नहीं की तो उसका अमाउंट उससे ले लिया जाएगा। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया कि प्रमोटर के क्या राइट्स होते हैं और क्या लाइबिलिटीज़ होती हैं। कल हम सेकेंड स्टेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, इट मीन्स कंपनी का निगमन और इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।